आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब खतरे में, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत में 2/3 अक्सरियत, 27वीं आईनी तरमीम, फील्ड मार्शल साहब हेड ऑफ स्टेट और इमरान खान के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं इस सब निजाम से लड़ने के। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल भी रखेंगे। वहां पर मरियम नवाज ने लंबी तकरीर की है, वहां क्या हुआ है, और जो कल खानदान डूबा उससे रिलेटेड भी कुछ होशरुबा इंफॉर्मेशन आई है वो रखेंगे, और भी कुछ खबरें हैं उनको भी कवर करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं जरा इस चीज का जायजा लेने के लिए कि अब इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद वफाक में क्या हो। अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया है कि हमारे हाजी अमीनुद्दीन साहब जो हाल ही में हज करके आए, और मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़े शैतान है, जब ये वहां शैतान को कंकरी मारेंगे तो वो वापस हो सकता है इनको पत्थर मार कि आपसे बड़ा शैतान कौन हो सकता है। अभी इन्होंने जो हज के दौरान अपने बाल मंडवाए थे वो बिल्कुल अभी वैसे ही हैं। मीन हज के पूरे असरात जाहिरी तौर पर इन पर हैं, लेकिन इनकी रूह को तो मेरा ख्याल हज के दौरान भी किसी चीज ने टच नहीं किया होगा। तो इसीलिए आते ही उन्होंने शैतानों वाला फैसला सादर फरमाया है और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की खवातीन से छीन के माले गनीमत के तौर पर उन लोगों को बांट दी जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो अब एक तो ये भी अपनी नमाजें बड़े बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे, ये भी उन्होंने चले, ये बात तो उनके बारे में हो गई। एक और जज साहब हैं जस्टिस बाकर नजफी साहब। जी हाँ, वही जज साहब हैं जिन्होंने 50 रुपए के ऊपर नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए इजाजत। बाकर नजफी साहब आजकल मुहर्रम क्योंकि शुरू हो गया, पहली मुहर्रम है, अब वो यजीद को बुरा भला कहेंगे, सारे दिन मातम करेंगे, और बाकर नजफी साहब मजालस जाकर अटेंड करेंगे। जरूर करनी चाहिए क्योंकि इस फैसले के बाद तो उनको और भी ज्यादा यजीद से नफरत हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो हक के रास्ते पर खड़े होकर उन्होंने अपना आप ज्यादा, मेरा ख्याल है, मुबर्रा कर लिया गुनाहों से, और वो हुसैनियत को मानने वालों में और ज्यादा अपना शुमार करना शुरू करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हुसैनियत को मानने वालों में होते तो इस फैसले का वो हिस्सा ना बन। अब क्विकली आपसे बात करते हैं कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इसमें क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब का बयान सबसे पहले सुन लीजिए। 2/3 इंशाल्लाह, अब उन्होंने पहले ही बता दिया कि उनको 2/3 अक्सरियत मिल रही है। अब अगर आप मखसूस नशिस्तों को भी ऐड करें तो ये 2/3 नहीं बनेगी, थोड़ी बहुत कम रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि 2/3 वो अभी से कैलकुलेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उन सीटों पर नून लीग को जिताकर लाया जाएगा। और मैं कल आपको बता चुका हूं कि फिर पीपल्स पार्टी की सीटों की जरूरत नहीं होगी, पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में भेज दिया जाएगा। उनका जो हेड होगा वो अपोजिशन लीडर बिलावल जरदारी होंगे, और फिर मिलकर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अगला निगरान वजीर आजम और सारा सेटअप जो है ये दोनों पार्टियां मिलकर चलाएंगे। तो 2/3 इंशाल्लाह का ट्वीट किया है शहबाज शरीफ साहब ने। तो एक तो ये बदलती हुई सूरत हाल, साथ उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से आइन की बालादस्ती और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम किया है। ये तो, और उसके साथ साथ जो टाउट सहाफी हैं वो पहले ही बता रहे, कई टाउट सहाफियों ने बिल्कुल जो फैसला हुआ उससे पहले हुबहू जो वो फैसला है वो तहरीर कर दिया। तो असल में ना जजों ने फैसला तहरीर किया है ना इन टाउट सहाफियों ने। फैसला तो कहीं पीछे किसी बैठे मेजर जनरल या ब्रिगेडियर साहब ने तहरीर किया था, वो दोनों पार्टियों को दे दिया गया, जजों को दे दिया गया कि ये फैसला सुना दें, और टाउट्स को दे दिया गया कि इस तरह का ट्वीट कर। तो फैसला तो आप सबको पता है कि अस्करी बेंच था, अस्करी फैसला। तो अब बहुत वाजे हो गई लाइन, 2/3 के साथ ही 27वीं आईनी तरमीम, और उसके साथ ही फील्ड मार्शल साहब को किसी भी वक्त हेड ऑफ स्टेट, और फिर फील्ड मार्शल साहब सोचते हैं कि वो 2045 2050 और पता नहीं कब तक वे बुलिया असी मरना नहीं गौर पे आ कोई होर। तो हाफिज साहब को ये लगता है कि बस वो इधर ही है, वो अब लाफानी है और उनको कोई टच नहीं कर सकता। तो ये तो मामलात हैं वफाक के। अब जरा आगे चलता हूं, वफाक की मैंने फिर बात करनी है, जरा खैबर पख्तूनख्वा पे बात करूं। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने कहा था कि बजट जब तक मैं ना कहूं पास नहीं करना। उनके कहने के बावजूद बजट को जिस रेकलेस तरीके से पास किया गया, मैं तो समझता हूं उन्हें धोखाधड़ी दी गई और उनसे धोखा करके ये बजट पास किया गया। ये मेरा ओपिनियन है, इसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ेगी, बट मैं तैयार हूं। उनको धोखा देकर ये बजट पास किया गया, उनको नीचा दिखाया गया। ये अकेला मैं नहीं कहता, अतर काजमी साहब ने भी कहा है, आपको सुनवाते हैं उनका तज्जिया भी। लेकिन अब क्यों बजट पास किया गया था खैबर पख्तूनख्वा का? प्रीटेक्स्ट क्या था? हमारी हुकूमत चली, हमारी वहां से हुकूमत गिरा दी जाएगी, हमारी हुकूमत खत्म कर दी जाएगी। अब खैबर पख्तूनख्वा में 35 आजाद जो मेंबर्स हैं वो फैसला कुन शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ये अब पाकिस्तान का मीडिया लिख, इसमें ये जो लफ्ज है ना फैसला कुन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हुकूमती सेटअप की तब्दीली में, ये जरा अहम बात है, हुकूमती सेटअप की तब्दीली में सूबाई असम्बली में मौजूद 35 आजाद मेंबर्स फैसला कुन शक्ल इख्तियार कर गए। इसका मतलब है कि 100 जूते भी हैं और 100 प्याज भी। जिस हुकूमत को बचाने के लिए इमरान खान की हुक्म अदूली की गई, इमरान खान को लेट डाउन किया गया, एक ही फैसले से वो हुकूमत जो है वो अब मुश्किल में पड़ गई। अब आप कहेंगे कि 145 मेंबर्स का ये पार्लियामेंट है, तो इसमें 52 लोग जो हैं उसको आपने क्या करना है। तो अगर 145 का है तो समझ लीजिए कि 70 के करीब जो है वो, अगर मैं नंबर ठीक कह रहा हूं, नंबर हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन फिर 70 के करीब जो है वो लोग होंगे। तो एक छोटा सा फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाना होगा अब, और वो भी 18-20 लोगों का। तो बड़े आराम से हुकूमत को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस भी चीफ मिनिस्टर को बैठाना हो, किसी को पीटीआई के अंदर से भी चीफ मिनिस्टर बैठाया जा सकता है और इन 52 लोगों में से भी बैठाया जा सकता है। और चांसेस ज्यादा यही होंगे कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा उसी में से कोई
ये जो तैयारी हो रही है, मैं आपको बैकग्राउंड की खबर दे रहा हूं, उसी में से चीफ मिनिस्टर बनाया जाए ताकि इमरान खान साहब जेल में से आइंदा ऐसे अहकाम दे ही ना सके। तो जो मंजन बेचा गया था कि इस हुकूमत को बचाना बहुत जरूरी है, वो एक ही दिन में दबरदूस हो गया। और आप देख लें कि अब शायद हमारी किस्मत में 100 जूते और 100 प्याज। मैं वर्कर की बात कर रहा हूं, कोई लीडर गुस्सा ना कर ले कि हमारे लिए ऐसे बुरे अल्फाज कह लिए, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपने जैसे आम वर्कर की बात कर रहा हूं। तो अब एक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अब इस हद तक खतरे में चली गई है कि वहां से इमरान खान साहब को, उनके ऑर्डर्स को, उनकी जो कमांड है उसको माइनस करने की भरपूर कोशिश की जाएगी और उसके लिए भी स्टेज सेट हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे जरा एक लाइन में आपको सुनवाना चाहता हूं अतर काजमी साहब की इसी चीज के ऊपर। फिर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स आपको फेडरल से और खैबर पख्तूनख्वा से बताता हूं कि अब आगे क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए। ये खैबर पख्तूनख्वा के बजट पास होने पर अतर काजमी, जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, हमें भी कभी तनकीद करते हैं, जुल्म हो रहा है जब से तब से वो जाहिर है जुल्म के ऊपर सपोर्ट करते हैं मजलूम के साथ, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो माजी में हम पर तनकीद भी करते रहे। सुनिए वो खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर फैसला साज की आदत है, उसमें बड़े बड़े मौजूद नाम भी हैं। इन सब की सियासत इस वक्त लगता ऐसे है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है कुछ चीजों के ऊपर। अब ये आपने फर्क जरूर रखना है कि कॉम्प्रोमाइज होना, कि ये शख्स सही कॉम्प्रोमाइज है और किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन ये मैं आज आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं और बड़ी बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने बजट के मामले पे, जो जेल से बाहर क्यादत है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्होंने इमरान खान साहब को नीचा दिखाया है, उन्होंने इमरान खान साहब के सियासी कद काट को नीचा करने की कोशिश की है। सुन लिया आपने। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो तय हो गया, सिर्फ मेरी बात नहीं है कि इमरान खान साहब को ये धोखा दिया गया और ये पैगाम दिया गया कि आप मैनेज नहीं करते, सब कुछ बाहर से भी मैनेज हो, लेकिन जो प्रिटेक्स यूज किया गया, वो प्रिटेक्स हम उससे ज्यादा फंस गए हैं। अब हमारी हुकूमत और ज्यादा मुश्किल में चली। अब जरा आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें तो बजट इसी खैबर पख्तूनख्वा ने माशाल्लाह इतनी तेजी से पास किया कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पंजाब का भी बजट कल पास हुआ है, पंजाब का इन्होंने 23 तारीख को ही बजट पास कर दिया। प्रिटेक्स वही था जिस प्रिटेक्स में अब फंस गए। और अब अगर पंजाब की बात कर लें एक मिनट के लिए, पंजाब में सबसे पहले तो लेट मी गिव सम क्रेडिट टू पंजाब की जो अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बच्चर साहब, वहां पर वड़ाइच साहब हैं और दूसरे साथी, उनको क्रेडिट के उन्होंने पहली बार मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि ये पहली दफा उन्होंने थोड़ा सा, ये मैं लफ्ज तोल के कह रहा हूं, बिल्कुल किसी मुनाफकत से निकल के थोड़ा सा इफेक्टिव उन्होंने प्रोटेस्ट किया है पहली बार। अब उसकी वजह जाहिर है, मैं तो खुले लफ्जों में कहूंगा कि आपकी तनकीद है, क्योंकि अगर हमने ऐसा प्रोटेस्ट जब मरियम नवाज ने हल्फ लेने के बाद तकरीर की थी उस दिन से सेट किया हो तो ये सब कुछ ना हो, बहुत कुछ डिफरेंट हो। लेकिन उसमें मैं किसी एक इंडिविजुअल को तख्ता मश्क नहीं बनाना चाहता, जाहिर है उसमें बहुत सारे अवामल होंगे, मजबूरियां होंगी, बट वट एवर इट इज, इफेक्टिव पहले एहतजाज नहीं हुआ। तो पहली दफा मैं पार्शल शाबाश आपको देता हूं कि आपने थोड़ा सा इफेक्टिव एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि ये पार्शल। उसकी वजह यह है, मरियम नवाज साहबा को मैं बीइंग प्रोफेसर जिसने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, लीडरशिप भी पढ़ाया है, मैं शहबाज शरीफ और मरियम साहबा के बारे में ये बात हतमी तौर पर जाऊं उनको एनालिसिस करने के बाद कि वो शोर में, दुरुस्त शोर में, सही वाले शोर में वो तकरीर नहीं कर सकती अगर उनको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि मामला ठीक है। अब ये जरा वीडियो देखिए, वो तकरीर कर रही हैं, स्पीकर साहब उनकी तारीफें कर रहे हैं और पीछे उनके मेंबर्स देखें कैसे जम के बैठे हुए हैं। जब एहतजाज तगड़ा हो रहा होता है तो जाहिर है वो खातून है, आप उन पे फिजिकल हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उनसे 4-5 फुट दूर रह के आप जो है वो एहतजाज करें। आप कैमरे के आगे होंगे, वो देखी नहीं जा सी होंगी, वो कभी बैठेंगी, कभी उठेंगी, कभी तकरीर रुकेगी, कभी चलेगी। और ये सब हमने इमरान खान के साथ होते हुए देखा। ये कोई मैं अचंभे की कोई नई बातें नहीं कर रहा, ये ना कहिएगा वो आप अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। आपको भी मैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये करने को कह रहा हूं, बाहर गली में नहीं कह रहा। यहां से आपको किसी ने गिरफ्तार नहीं करना। आप अगर आज भी इफेक्टिव, अब वहां के दोस्त मेरे से गुस्सा करेंगे, इफेक्टिव एहतजाज होता तो मरियम साहबा पूरी तकरीर ना कर सकती। दोबारा उन्होंने शॉर्ट करनी पड़ी उन्हें तकरीर, इस पर मैं दोबारा आपको पार्शियल क्रेडिट देता हूं, लेकिन इसमें अवाम की बहुत सारी पंजाब के मेंबर्स के ऊपर तनकीद रंग लाई है। चलें, तनकीद के बाद ही आपने किया, आपका शुक्रिया, लेकिन ये और इफेक्टिव होना चाहिए था। मरियम साहबा को एक दफा फिर आपने फ्री रन दिया, ये ऐसे तकरीर उनको नहीं करने देनी चाहिए थी। अब आते हैं जरा फेडरल की तरफ। ये जरा वीडियो देखिए फेडरल में, आप देखिए कैसे बाजमात हम सुकून से हम बैठे हैं, जो अपोजिशन है उनको कोई परवाह नहीं, वो अपनी सीटों पर बैठे हैं और उसके बाद हम उनसे हाथ मिलाते हैं। आप जरा देखिए, गौहर खान साहब से शहबाज शरीफ साहब मुसाफा कर रहे हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम असद कैसर साहब से शहबाज शरीफ मुसाफा कर रहे हैं। अब हम मुसाफे कर रहे हैं, मीन जमहूरी हैं, हम जमहूरी इक़दार है, रख रखाव है, हम सारे इमरान खान की तरह के तो है नहीं जो इनके साथ हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि इमरान खान साहब तो ओए नवाज शरीफ भी कहते थे। इमरान खान साहब के बारे में तो जमहूरी लोग कहते हैं कि वो जमहूरी नहीं थे, वो तो आउटसाइडर थे, उनके वो तो जमहूरी रवायात के पासदार ही नहीं है। और फिर उनको हमारी तरह के इंतहा पसंद साथ मिल गए जो हम भी रवायात के पासदार नहीं। तो ये हमारी नॉर्मली जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो जमहूरी हैं, खैर आफियत से रहते हैं। लेकिन ये जो एहतजाज हो रहा है, जरा वीडियो को गौर से, इसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपने ईमानदारी से मेरी बातों पर नहीं जाना, नीचे कॉमेंट्स में लिखिएगा कि क्या ये वाकई एक पुरजोश एहतजाज है या बस एहतजाज। मेरे नजदीक ये बस एक है। मेरे नजदीक स्पीकर को और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को पता है कि एहतजाज करना इनकी मजबूरी है और उन्होंने ऐसे है जैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लिख के अंडरस्टैंडिंग हुई कि आप पहले एहतजाज कर लें बाद में हम बजट पास, तो उन्होंने एहतजाज भी किया, बजट भी पास हुआ होगा, अब तकरीरें भी होंगी, आप देखेंगे, और मामला जो है वो टाइम फिश खत्म हो गया सारा काम। तो यहां पर भी हम बाजमात अच्छे बच्चे बन के वहां पर भी हमने एहतजाज जरूर किया, जिंदाबाद
मुर्दाबाद जिंदाबाद वो मुर्दाबाद हमने कर लिया, लेकिन हमने फौरी तौर पर जो ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया कि बजट रुके, बजट पर वोटिंग रुके, वहां पर तकरीरें रुके, वहां असेंबली के अंदर जो है मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप एक दूसरे के दस्ते गिरवा हों, लेकिन जो असेंबलियों के अंदर हमने होते देखा है वैसा ना आपको पंजाब असेंबली के अंदर थोड़ी देर के लिए बजट की तकरीर से पहले पंजाब असेंबली में बिल्कुल हुआ है कुछ। लेकिन जैसे मरियम ने तकरीर शुरू की तो वो जैसे स्क्रिप्ट का हिस्सा है, तब हमने शोर मचाया लेकिन थोड़ा दूर खड़े हो गए और मरियम को तकरीर करने दी। मरियम का तकरीर कर लेना इस चीज की अपनी जगह के ऊपर एक मैं ये कहूंगा कि अपनी जगह पर इस चीज को साबित करता है कि एहतजाज उतना वाइब्रेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब आगे चलते हैं, ये दोनों चीजें आपने सुन ली। अब एक तरफ इमरान खान है जो 57 सेल्सियस, जी 57 डिग्री फील्स लाइक, टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री होता है, फील्स लाइक 57 58 वहां। और उस मुझे नहीं पता इस वक्त क्योंकि मैं उसके अंदर अगस्त के महीने में रहा हूं और मुझे तो ऐसे ही लगता था उसी सेल में रहा हूं जहां पर इमरान खान साहब को रखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस सेल के अंदर। मैं अगस्त के महीने में रहा था, हब्स बहुत होती थी, तो मुझे तो लगता था किसी ने उबलती हुई कढ़ाई में फेंक दिया। तो इमरान खान साहब मेरे से तगड़े होंगे लेकिन इंसान है, उनको भी गर्मी लगती होगी। उनकी जौजा, उनका बुशरा बीबी का पंखा बंद, कूलर बंद, बिजली बंद, कीड़े छोड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ एक तरफ इमरान खान साहब के साथ चल रहा है। बाहर क्या सूरत हाल है जरा गौर कीजिए। अब पीटीआई के ये कोई गद्दार नहीं है, ये सियासी लोग हैं, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं मेंबर्स हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई कलदम तंजीम के लोग नहीं, ये सियासत करने के लिए पार्टी के अंदर शामिल। अब आप जरा गौर कीजिए कि स्टैंडिंग कमेटीज हैं, पंजाब के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज, हमारे बड़े बड़े नाम उनके चेयरमैन, इसी तरह वफाक में स्टैंडिंग कमेटीज है। स्टैंडिंग कमेटी पार्लिमानी कमेटीज आप समझ लें, जिनके अंदर एक चेयरमैन होता है और अपोजिशन से भी चेयरमैन लिए जाते हैं। जब आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं तो तकरीबन छोटे वजीर वाला आपका दर्जा होता है, आपके काम शाम भी हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट भी थोड़ा बहुत आपको बातचीत सुन लेता है, और अगर आप अच्छे बच्चे हों, समझ स्पीकर साहब की बातें मान के चलने वाले हों, तो फिर नून लीग वाले थोड़ा बहुत कहते हैं कि अपना ही बंदा है, इसका ख्याल रखना। और अगर आप कलगी वाले हों, मतलब कि आपके पीछे 5 10 20 एमपीएस जो है आपकी बात मानते हो या एमएनएस आपकी बात मानते हो, तो फिर आपके काम जो है वो जल्दी है। अब इनमें से बहुत सारे मेरे जो कुलीग्स हैं, इनको मैं जानता हूं, बहुत सारे कुलीग्स जिनको आप नहीं जानते हो। मैं चीफ ऑफ स्टाफ रहा, मुझे पता है इनके हल्के के काम इनके लिए कितने अहम, और उसके लिए ये किस हद तक चले जाते हैं। मीन भले वो अवामी काम है, लेकिन उन्होंने अगली दफा वोट लेना है, उनको लगता है ये काम करवाऊंगा तो वोट लूंगा और फिर मैं मेंबर बनूंगा, तो अपनी बका के लिए कुछ भी करते हैं। तो उसके लिए आप जरा सोचिए कि हमारे पास गाड़ी भी है, दफ्तर भी है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास दफ्तर होता है। ये ज़हन में आपको रहे कि एमएनए और एमपीए के पास कोई दफ्तर नहीं, ये आपको पता होना है। पंजाब असेंबली का जो एमपी है, एक हॉस्टल है, उसमें एक कमरा मिलता है, और वो भी किस्मत वालों को मिलता है, थोड़े कमरे हैं, बाद में सबको नहीं मिलते, लोगों को प्राइवेटली किसी दोस्त के पास रहना पड़ता है, अपना घर लेके या व्हाटएवर। तो स्टैंडिंग कमेटी वाले को दफ्तर शफ्तर भी मिल जाता है। और थोड़ी दफ्तर अब क्यों जरूरी है आप ये समझेंगे। दफ्तर इसलिए जरूरी है कि आपके हल्के से लोगों ने आना है, तो आपने उनको मिलना कहाँ है, असेंबली के अंदर। दफ्तर होगा तो आप मिलेंगे। तो ये एक जमीन और आसमान जितना ये फर्क है कि आपके पास दफ्तर है या नहीं। उनकी अपनी दुनिया है, उस अपनी दुनिया के अंदर। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपने जरा सा भी आंखें दिखाई तो ब्यूरोक्रेट आपका काम नहीं करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप चली जाएगी। सो इसलिए दबाकर एहतजाज जो है वो करेंगे तो इन चीजों से हमें हाथ धोना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। तो चॉइस क्लियर है, क्योंकि कालादम तंजीम के लोग तो है नहीं, सियासत में आए थे। सियासत में क्यों आए थे? अब मुझे भी अगर आप कहें मैं क्यों आया हूँ सियासत में, तो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड है जो हम सबकी है। झूठ बोलते हैं कई आपको लोग मिलेंगे, मैं तो जी बस मैं सियासत नहीं करना चाहता, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो बस 4 दिन हूं। आप कोई ना कोई या तो इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें से भी आप सताइश चाहते, एप्रिसिएशन चाहते, रिकग्निशन चाहते, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं, मेरी भी होंगी, सबकी हैं। तो ये जो सियासत में लोग आते हैं ये बहुत ही कोई रेयर होगा ना, 0.0001 जिसका कोई बड़ा ही औलिया अल्लाह वाला मकसद होगा। आम दुनियावी लोग या तो करप्शन करने आते, करप्शन नहीं करने आते तो नाम बनाने आते। अब ये सब लोग कहते हैं भाई जेल में क्यों जाए, ये हम एहतजाज कर सकते हैं लेकिन जेल से बाहर वाला एहतजाज कर सकते हैं। गिल साहब आप भी तो अमेरिका बैठे हुए हैं, आप कौन सा जेल में बैठे हुए हैं, आप एक दफा जेल भुगत ली, अब हम क्यों जेल जाएं, हम नहीं जाना चाहते। आप वहां से बैठ के हमें हलाशेरी देते रहते। तो इसका मैं हल बताता हूं कि मसला असल में क्या है। अब अंदर तो मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल स्टैंडिंग कमेटीज और ये सब कुछ। बाहर का मसला जरा सुन ले। अब इन लोगों को लगता है कि जो बाहर बैठे हैं ना वहां ऐसा नहीं। मैं आपको ये बहुत ही वाज़ेह तौर पर बता दूं कि हमारे जो कलगी वाले लोग हैं ना, कलगी वाले मुल्क से बाहर, यूरोप में, अमेरिका में, दूसरी जगहों पर कलगियों वाले जो तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल, उसमें एक बड़ी परसेंटेज जो है वो यहां भी एहतजाज। आप एहतजाज रखते हैं, आपको पता चलता है, कोई कहता है, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं सारी जगहों पर गया हूं, कम से कम यूरोप, अमेरिका, तो वो कहते हैं कि एम्बेसी वालों से उनकी दोस्ती है, क्योंकि एम्बेसी से काम करने हैं, इवेंट्स पर जाना है। और कई तो इवन हमारे ऐसे लोग हैं बड़े खास जो पाकिस्तान गए पिछले महीनों में या साल में, और वजीर आजम ऑफिस तक चले गए, वहां पर उन्होंने अटेंड की सेरेमनीज, और वो हमारे भी रैंक एंड फाइल के अंदर दोस्त अहबाब हैं। उनको मैं बुरा नहीं कहता, दोबारा जैसे पाकिस्तान के अंदर हैं लोग, मैं कहता हूं सियासी लोग हैं, एक्सपोजर चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए, वो जहां से भी मिलेगी वहां हम जाएंगे। हाँ ठीक है, इस टाइम ये कहने में मजा आता है कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम साथ खड़े हैं, तो ये जरा चीज आजकल फैशन में है, तो कहने में क्या हर्ज है, कहते रहते हैं। तो जो बाहर लोग बैठे हैं, अंदर वाले समझते हैं कि जी ये हम अंदर मुसीबतों में, बाहर वालों को तो ये मुसीबतें नहीं है भाई, बाहर वालों की और मुसीबतें, उन्हें फोटो चाहिए किसी से, उन्हें वजीर आजम ऑफिस का चक्कर चाहिए, उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए, उन्हें ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब जो बाहर बैठे हुए हैं एम्बेसी में, उनके साथ ताल्लुकात चाहिए, उन्हें वहां जाके डीपीओ डीसीओ से काम करवाने हैं, अपने रिश्तेदारों को बताना है कि मैं तीसमार खान हूं, मैं देखें मैं बाहर बैठा हूं यूरोप में या अमेरिका में या कहीं, देखें मेरी यहाँ कितनी चलती है। तो ये सारी वजूहत से उनमें से भी बहुत सारे हमारे जनरल या कर्नल्स या ब्रिगेडियर
ब्रिगेडियर साहबान के साथ राब्ते में हैं और वो भी उतना ही गुड़ डालते हैं जितना जरूरी है। वो भी उनको भी एम्बेसी वाले बताते हैं यहाँ ना एहतजाज करो, जरा 2 मील परे करो, और वो फिर उसकी कई वजूहात आपको बताएंगे, वहां परमिट नहीं मिला, वहां ये हुआ, वहां ऐसा हुआ। तो आप समझ गए कि अंदर और बाहर मसला यही है। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये है कि असल मसला क्या है। आप कहेंगे गिल साहब आपका मसला क्या है, अब वहां बैठकर हम चाहते हैं कि हम सारे जेल चले जाएं। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा मसला मेरे नजदीक ये है कि जब हम टार्जन बनते हैं बातों में और एक्शंस में हम कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, हालात मुश्किल है, मतलब आपसे कोई पैसे मांगता है आपके पास नहीं है तो उसको सीधा बता दें भाई मेरे हालात ऐसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अगर कोई जरूरत में है और आपसे पैसे मांगता है या कोई भी जरूरत है और आप उसे पीछे लगाए रखते हैं तो फिर एक दिन तो वो आपको गालियां देगा, बुरा भला कहेगा। यही हालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और आम वोटर और आम पाकिस्तानी, उन्होंने वोट दिया था 8 फरवरी को इमरान खान को निकालने का। अब टीवी पे बैठ के हमारे कई दोस्त कहते हैं जी पूरी तैयारी है, जी पूरी तैयारी है, इमरान खान इशारा करें हम धरती हिला देंगे। नहीं है, तैयारी नहीं है। फिर हम ये गलत बयानियां क्यों करते हैं, हम आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाते हैं। अब आप कहेंगे फिर क्या करें ये लोग, बड़ा आसान हल है। कई दफा सलमान अकरम राजा ने कम अज कम किया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस तरह की जद्दोजहद करने पे यकीन रखता हूं, इस पे नहीं। आए बोल्ड होके अपना, ये एक तरीका। अच्छा कहेंगे कि अगर हम ये देंगे तो आवाम पीछे पड़ जाएगी, वो कहेगी नहीं ये मिला जुला रद्द अमल हमें पेठे का हलवा नहीं खाना, आप जरा कड़क बन के एहतजाज करें। तो फिर भाई दूसरा तरीका ये कि इन ओहदों से रिजाइन कर, ये मतलब आपकी जिंदगी तो नहीं है ना, ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है जिसे आप उतर नहीं सकते। जिस ओहदे पे कोई स्टैंडिंग कमेटी है, कोई और चीज है, उससे हट जाएं, कहीं यार मैं इमरान खान को बाहर निकलवाने में कामयाब नहीं हो सका, मैं पीछे हट, मैं किसी और को मौका दे। आप किसी और को मौका दें, हो सकता है वो परफॉर्म कर ले। अगर वो भी ना करे तो वो फिर इमरान खान की किस्मत, वर्कर की किस्मत, वोटर की किस्मत, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन आप तो साइड पे हो। तो मसला असल ये नहीं है कि मैं बाहर बैठा हूं, आप अंदर हैं, आप गद्दार हैं, मैं गद्दार नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको गद्दार किसी को नहीं कह रहा। मसला सिर्फ ये कि आप एक प्योरली सियासी आदमी है, सियासत आपका करियर है, ओढ़ना बछोना। मैं यहाँ करप्शन की बात नहीं कर रहा। आप सियासत में मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के तहत आए हैं, जहां पर आपको आपकी जरूरत है, अगर पैसा नहीं, करप्शन नहीं, तो कम से कम चौधराहट, अपना नाम बनाना, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिकग्निशन, ये आपकी जरूरतें और ये आपको ओहदे के साथ आपने लिंक की हुई। पाकिस्तान है भी जरा हाई पावर डिस्टेंस। ग्रीट हॉफस्टेड एक स्कॉलर है जर्मन, उसने हाई पावर डिस्टेंस, लो पावर डिस्टेंस, कभी पढ़िएगा अगर आपको मौका मिले तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान जो है वो हाई पावर डिस्टेंस एक सोसाइटी है। वहां पर ये जरा बिल्ले शिल्ले शब शबा आपके साथ गाड़ियां शाड़ियां ये सब कुछ हों, ओहदे शोदे हों, तो आपकी सोसाइटी के अंदर इज्जत भी होती, काम भी होते हैं, खानदान भी सीरियस लेता है, इलाके के लोग भी सीरियस लेते हैं, तो वो फंसे हुए इन चीजों में। तो भाई अब आपको एक मौका आ गया है, आप ये कर ले। अच्छा अब ये दोस्त कर पाएंगे? अगर ये दोस्त कर पाते तो ये साल पहले कर ले। ये दोस्त नहीं कर, ये दोस्त आपको यही कहते रहेंगे कि बस हम कर रहे हैं, ये देखें आज हमने कितना एहतजाज किया, ये देखें परसों कितना किया, ये कल क्यों कितना किया, आपको पता ही नहीं। एमपीएस के साथ बात करेंगे, वो कहेंगे गिल साहब जितना एहतजाज हमने किया और जितना हम खान की पेशियों पे गए, आप हमारे साथ बदयांती करते हैं। एक दो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, कहते हैं गिल साहब आप ज्यादती करते हैं। आप एमएनएस को कुछ नहीं कहते, हम तो उनसे दुगना करते हैं। एमएनए से बात करें तो एग्जैक्टली यही कहते हैं कि आप उनसे बात नहीं करते, हम तो उनसे दुगना कहते हैं। तो बेसिकली सियासतदान होता कौन है? अच्छा मार्केटर होता है ना। कोई भी सियासतदान, उसको अच्छा मार्केटर होना है। उसको जब हम मार्केटिंग का बेसिक कोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना, तो उसमें हम जो प्रोडक्ट पढ़ाते हैं ना, जो मार्केट करनी होती है, वो प्रोडक्ट कोई टेंजिबल चीज नहीं होती। ये फोन नहीं होता सिर्फ, एक आइडिया भी प्रोडक्ट, वेकेशन का आइडिया भी प्रोडक्ट होता है, एक सियासी आइडिया भी प्रोडक्ट होता है, सियासी कॉन्सेप्ट भी प्रोडक्ट होता है। तो सियासतदान उसको बेचता है। तो ये लोग माहिर सेल्समैन, ये हर हालात में आपको अपना, इंक्लूडिंग मैं को अपने आप को बाहर नहीं रखता, तो इंक्लूडिंग मी, तो इनका काम है अपने आइडिया को आपके सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट। तो ये आपको करते रहेंगे, जो भी हालात होंगे उसमें वजह बताते रहेंगे, आपको फादियत बताएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, और खान साहब का अभी अंदर जेल में रहना जो है उसमें हमारा कसूर क्यों नहीं है, ये आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई कर। हर मर्ज का अजमूदा इलाज इनके पास। तो अब जरा आगे चलते हैं, ये काम तो हो गया, तो फिर रास्ता क्या है भाई? इतना शोर मैंने मचा लिया, रास्ता इमरान खान के पास है, फैसला उनको करना पड़ना है। मुझे नहीं पता वो क्यों रुके हुए हैं, उनको सबको सड़क पे लाना पड़ना है, जो कल मैंने स्टैंडिंग कमेटियों से, आप पार्लियामेंट से, कौमी असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से, वजारतों से। अच्छा आप कहेंगे ओहो गिल साहब ये क्या बातें कर, एक ही तो जगह है जहां पर केपीके की गवर्नमेंट है, वहीं पर तो पनाह मिली हुई है, वहां से भी आप गवर्नमेंट आप हटा लें तो क्या बनेगा? केपी में 18 से 20 घंटे बिजली बंद हो रही है। कल सैलाब आया, जो हालात हैं वो आपके सामने है। ये बदनामी किसको मिल रही है? इमरान खान को, मुझे किसी और को तो नहीं मिल रही। केपी के अंदर इस वक्त जो हमारे साथ हालात हैं, डीपीओ डीसीओ तो बदल नहीं सकते हमारे अपने लोग, तो गवर्नेंस के जाहिर चैलेंजेस हैं वहां पर, सबको पता है। तो उसका खमियाजा किसने भुगतना है? कल को इमरान खान। अच्छा अब इमरान खान और उसकी बीवी और उसकी बहनें और उसका खानदान इस वक्त मुसीबत में है। अब इमरान खान को इस चीज का कितने नफलों का सवाब है कि 4 बंदे जो बाहर बैठे वो जेल में नहीं है, या उनकी जिंदगी बहुत आसान है, तो इससे इमरान खान को क्या फायदा हो? तो अगर गवर्नमेंट वहां नहीं रहेगी या रहेगी, उससे इमरान खान की सेहत पर क्या फर्क है? मुझे बताइए। इमरान खान के साथ तो वही बुरा सलूक हो रहा है। इमरान खान का बाहर आना लेट तो हो सकता है, इससे अर्ली नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे लेट कैसे हो सकता? अब जब आपको आसाइश होती है ना, मसलन आपको कोई कहे वॉक पे चलें, एसी चल रहा हो, तो आप कहेंगे नहीं यार अभी नहीं, एसी बंद हो, घर के अंदर वबा की गर्मी हो, और कोई कहे वॉक पे चलें, आप खुद ही कहेंगे चलो यार बाहर निकलते हैं, हवा शवा लगेगी, थोड़े बेहतर फील करेंगे। तो इमरान खान साहब एसी बंद करें, ये मैंने उनको पैगाम भेजना है, अगले 1 आध दिन के अंदर पैगाम भेजूंगा। मेरे लीडर हैं, मर्जी उनकी मानते हैं कि नहीं, एसी बंद करें, इन्हें बाहर निकलने पर मजबूर करें, इन्हें अपने जैसा करें। अपने जैसा तो नहीं हो सकता जाहिर है, क्योंकि आप तो बहुत ही बुरे हालात में, लेकिन चलें इस सब से निकालें। ये जो लगियां ने मौजाउन लाई रखी सोनिया, ये वो वाली जो कवाली चल रही है पीछे, और हम सब उस पर कवाली कर रहे हैं आगे, इसको इमरान खान साहब आपको बंद करना पड़ेगा। अब बंद करेंगे, हमारी ये जो छोटी छोटी, आपके लिए वो मुराद बड़ी नहीं होंगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी
खुशियां हमारी, छोटी छोटी मुराद हैं, ये बंद होंगी तो मामलात होंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगली खबर क्विकली बता दें, DGISPR का जो एक क्लिप है वो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज, वी टॉक विद द गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज कंपोज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सुन लिया कि हमारा सियासत में कोई लेना देना नहीं। अब जरा उन्हीं के आर्मी चीफ का सुनिए, बाजवा साहब का, वो क्या कहते थे। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा 70 साल से हम हैं लेकिन अब हम नहीं कर रहे। सो जब बोले बाजवा साहब झूठ बोले अल्लाह के करम, और आइंदा भी पूरी जिंदगी में जब बोलेंगे झूठ बोले। गौर कीजिए कि जब वो ये तकरीर कर रहे थे उस टाइम वो भरपूर सियासत कर रहे, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, रशिया, अमेरिका, हर तरह की सियासत कर रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराना, खरीदो फरोख्त, अब तो खुल के सब सामने आ गया ना। अब तो ख्वाजा आसिफ सब ने बता दिया कि ब्रोकर असल जो थे वो जनाब बाजवा साहब थे अपनी एक्सटेंशन के लिए। तो एक तरफ कहते हैं हम सियासत में नहीं है, दूसरी तरफ आपके सामने सूरत हाल। अब आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो आसिम मुनीर साहब ने जो एकेडमी है, सिविल सर्विसेज एकेडमी, उनके 52nd जो कॉमन ट्रेनिंग है उस प्रोग्राम में तरबियती अफसरान के साथ मुलाकात की और उनके साथ तकरीर। उसमें उन्होंने कहा कि नौजवान अफसरान दयानत, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी को शार बन, बहुत खूबसूरत वर्ड कहे हाफिज साहब ने, दयानतदारी, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मेयार पर पूरे उतरें, कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सिविल सर्विसेज एकेडमी के शुरका के साथ बातचीत और तलकीन। अच्छा, मैंने इस पर बड़ा सोचा, मैंने सोचा कि क्या फार्म 45 को लूट कर फार्म 47 जारी करना, ये दयानतदारी, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी किस चीज में आएगा, या खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाने में आएगा, किस में आएगा। फिर मैंने सोचा ये 3 MPO में लोगों को झूठा जेलों के अंदर डालना, जिले शाह जैसे मासूम आदमी को कत्ल कर देना, लोगों के घर तोड़ना, चार दीवारी को तबाह कर देना, लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स छीनना, लोगों से वफादारियां तब्दील करना,